Yes, good evening dear student. Welcome back to Edulux Rank Up classes. I think मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी सारे बच्चों को, वीडियो भी क्लियर होगा बेटा। तो आज हम लोग ग्रेविटेशंस का क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके पहले हम लोगों ने साउंड पढ़ा था और साउंड लगभग ऑल फिजिक्स का जितने भी चैप्टर्स थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट क्लास में मैंने फिनिश किया था साउंड को। तो बेटा आज हम लोग एक एक चैप्टर्स करके उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। वो एनटीएससी के पैटर्न, एनटीएससी के जो क्वेश्चंस है और एसएमटी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक पहले ये बताइए आप लोग क्लियर करिए कि ये ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सारे बच्चों को? यस, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सर। तो ठीक है बेटा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसका जो ग्रेविटेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, जो कि एनटीएससी स्टेज फर्स्ट में पूछा गया था 2007 में। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है बेटा कि इफ द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ एंड 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यूज, देन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम। तो यहां पर अगर पूछ रहा है कि अगर मास और रेडियस दोनों ही, मास को आधा कर दिया जाए और रेडियस को 1/4 कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले आप जानते हो बेटा कि हम लोग अर्थ को सॉलिड स्फीयर कंसीडर करके रखते हैं पूरे ग्रेविटेशन में। हालांकि ये पूरा अर्थ कंप्लीटली सॉलिड स्फीयर नहीं है, थोड़ा सा ये इसका जो शेप है ओवल शेप का है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको कैसा कंसीडर करते हैं, सॉलिड स्फीयर के जैसा कंसीडर करते हैं। तो इसके सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो होता है gm/r², gm/r²। तो जहां पर g ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है और यहां पर कैपिटल M जो है मास ऑफ अर्थ है और ये जो है जो कैपिटल R है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो यहां पर मैं एक चीज मैं आप लोगों को कंफर्म करना चाहता हूं कि जो फार्मूला और जो कंसेप्ट अर्थ के लिए एप्लीकेबल होता है वो सारे फार्मूला और कंसेप्ट्स बाकी भी प्लैनेट्स के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं और साथ साथ सॉलिड स्फीयर के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो जैसा शेप अर्थ का है वैसा ही शेप सारे प्लैनेट्स के भी हैं। मतलब कि अर्थ हमारा सॉलिड स्फीयर के जैसा है तो बाकी प्लैनेट्स का भी शेप कैसा होगा, सॉलिड स्फीयर के जैसा होगा। तो बाकी प्लैनेट के लिए भी आप बाकी प्लैनेट्स के भी अगर सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो आपको यही इसी फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, जहां पर एम हो जाएगा मास ऑफ प्लैनेट और कैपिटल आर होगा रेडियस ऑफ प्लैनेट और ये जो कैपिटल जी है ये तो कांस्टेंट है ही। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि मान लेते हैं कि बेसिकली यहां पर अर्थ के बारे में डिस्कशन करना है। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में मैंने ये बोल रखा है कि सरफेस पर अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो तो उसको g0 से डिनोट करो, ताकि आपको डिफरेंशिएट पता चल जाए कि आप कहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आप लिख रहे हो। तो g0 इज इक्वल टू हो जाएगा gm/r²। ये आपका अर्थ का हो गया और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब क्वेश्चन में यह पूछा है कि अगर मास क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए और साथ में रेडियस क्या कर दिया जाए, 1/4 कर दिया जाए। रेडियस
1/4 कर दिया जाए, मतलब कि यहां पर r/4 कर दिया जाए और इसका स्क्वायर किया जाए तो g डैश की वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा यहां पर gm/m/2 यहां पर हो जाएगा r²/16, तो 16 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 8 टाइम्स कैंसिल होगा। तो g डैश की जो वैल्यू होगी वो 8 इंटू gm/r² के बराबर होगा। तो ये जो वैल्यू है ये इनिशियल वैल्यू है, g0 है, तो यहां से आप लिख सकते हो g डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स इंटू g0, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू का 8 टाइम्स हो जाएगा। ये दिव्यांश, वनीसा, क्या मेरी बात क्लियर है बेटा, ये समझ में आया? या फिर मैं फिर से रिपीट कर दूं इस क्वेश्चन को, क्लियर हो गया? तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये प्लैनेट हैज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ and same the mean density as the earth, then the escape velocity on a planet in kilometer per second will be। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। एक दूसरा प्लैनेट है जिसका रेडियस अर्थ के दोगुना है और उसका जो डेंसिटी है अर्थ के डेंसिटी के बराबर है, तो उस प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी ये हम लोग को निकालना है। तो बेटा ये एस्केप वेलोसिटी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू होती है जिससे बॉडी को अगर फेंक दिया जाए तो बॉडी जो है वापस अर्थ सरफेस पर ना आए, मतलब वो कहां चला जाए, स्पेस में चला जाए, इंफिनिटी पर चला जाए, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे बॉडी को अर्थ सरफेस से फेंका जाए, वो बॉडी वापस अर्थ सरफेस पर ना आए, मतलब ग्रेविटेशनल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर चला जाए, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी की जो फॉर्मूला होती है v इज इक्वल टू होता है √2gm/r, √2gm/r। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूं और अभी भी मैं बता देता हूं कि ये जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने अर्थ के लिए लिखा है, ये फॉर्मूला सारे प्लैनेट्स के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, जहां पर आपका यहां पर कैपिटल जी जो है वो तो कांस्टेंट है, यहां पर जो कैपिटल एम है ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है, या फिर प्लैनेट के लिए निकालना चाह रहे हो वो मास ऑफ प्लैनेट हो जाएगा और आर हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ प्लैनेट। ये एक आपका फॉर्मूला हो गया एस्केप वेलोसिटी का। इसको मैं डिराइव करता हूं बेटा क्योंकि आगे काम आने वाला है। देखो अब मैं क्या करता हूं कि ऊपर में आर से यहां पर आर से मल्टीप्लाई, अंदर में ही एक तो फॉर्मूला हो ही गया, एक दूसरा मैं फॉर्मूला बनाने के चक्कर में हूं, तो ऊपर से मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया और r से मैंने डिवाइड कर दिया। तो देखो यहां पर जो मेरे को वैल्यू मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा 2gm/r² इंटू r। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो g0 के बराबर होगा। तो आप इसके वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा आप ऐसे भी लिख सकते हो 2g0 इंटू r। आप क्या लिख सकते हो, इसके वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हो गया, कौन सा, √2g0 इंटू r, ये ऐसे लिख सकते हो। दूसरा बात ये कि अगर आपको g0 की वैल्यू निकालनी है, g0 का जो फॉर्मूला होता है, g0 इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई g/r रो। ये मैंने g0 के लिए आप लोगों को फॉर्मूला मैंने क्लास में डिराइव कराया है और आपको ये फॉर्मूला याद भी रखना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू यहां पर पुट करोगे बेटा तो ये फाइनली जो वैल्यू आएगा, r जब पुट करोगे यहां पर g0 के जगह पर, तो देखो आपको r² मिलेगा, जिससे r एक बाहर मिल जाएगा और अंदर में आपका आएगा 8/3 पाई g रो। ये आपका जो है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो यहां से एस्केप वेलोसिटी का आपको दिख रहा होगा कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां पर 3 है। कौन कौन सा, एक ये वाला मतलब कि √2gm/r, दूसरा आपका ये वाला √2g0 इंटू r, और ये दूसरा ये वाला है, और तीसरा आपका ये है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्थ का अगर इसके वेलोसिटी का वैल्यू 11.2 किलोमीटर है और प्लैनेट का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का दोगुना है, ट्वाइस है,
तो और लेकिन डेंसिटी दोनों का क्या है, सेम है। तो इसके वेलोसिटी निकालना है किसका, प्लैनेट का, किलोमीटर पर सेकेंड में, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लिखोगे कि सबसे पहले आप अर्थ के लिए लिखो, तो अर्थ के लिए हो जाएगा 4 यहां पर आप लिखोगे तो इसके वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ हो गया 8/3 पाई जी रो, ये हो गया फॉर्मूला इसके वेलोसिटी का अर्थ के लिए। अब आपको किसके लिए लिखना है, प्लैनेट के लिए। तो यहां से आप लिखोगे रेडियस ऑफ प्लैनेट इंटू 8/3 पाई जी इंटू डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, ये आपका डेंसिटी ऑफ अर्थ हो गया और आपका डेंसिटी ऑफ प्लैनेट हो गया। मैं दोनों को क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं। जब इक्वेशन को बेटा आप डिवाइड करोगे तो वी और वीपी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा RE बाई RP। और जैसा कि आप जानते हो कि ये जब डिवाइड करोगे तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और क्वेश्चन में दे रखा है कि डेंसिटी भी इक्वल है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा RE बाई RP। अब ये जो प्लैनेट का जो रेडियस है वो दोगुना है, ट्वाइस है किसका, अर्थ के रेडियस का। और अर्थ का जो इसके वेलोसिटी का वैल्यू है वो कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट, इतना कितना हो जाएगा 1/2। तो Vp इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा कितना 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो प्लैनेट का जो इसके वेलोसिटी का वैल्यू होगा वो होगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, थर्ड नंबर। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आई क्या? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ। आप लोगों को मैंने क्लास में बताया और इसका जो ग्राफ भी मैंने प्लॉट कराया था, और मैं फिर से बता देता हूं कि देखो अगर आपका यह अर्थ है और इसके अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालोगे और इसका सपोज रेडियस r है, तो इसकी जो वैल्यू होता है वो gm अपॉन r स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अर्थ सरफेस को ऊपर निकालना r डिस्टेंस पर, यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालोगे तो gm अपॉन r स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये क्या हो गया, ये r डिस्टेंस हो गया सेंटर से, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जो अर्थ सरफेस के अंदर में है जहां पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, सपोज इस पॉइंट पर, और इसका डिस्टेंस r है स्मॉल r, तो इसकी जो वैल्यू होती है g का मतलब कि इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है gm अपॉन RQ इंटू r, ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो है इनसाइड के लिए हो गया और ये आपका जो है आउटसाइड के लिए हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ सरफेस के लिए हो गया, ठीक है। तो अगर आप तीनों का कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ है। और मैंने आप लोगों को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वर्सेस r मैंने ग्राफ जो प्लॉट कराया था वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था, ठीक है ना, R इज इक्वल टू कैपिटल R। क्योंकि देखो यहां पर अगर सेंटर पर आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 के बराबर होगा, और यहां पर स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो इसके वर्सेस अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो देखो अंदर में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बाहर में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू कहां पर मिला, R इज इक्वल टू कैपिटल R पर, मतलब सरफेस पर मिला। तो यहां से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? दिव्यांश, वनीसा, समझ में आया बेटा यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है
द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg each सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम विल बी। तो अगर आपको देखो, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूं कि दो बॉडी के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। वो चाहे वैक्यूम में रखो या फिर जो है एयर में रखो या फिर वाटर में रखो, किसी भी मीडियम में रखो, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, अगर डिस्टेंस और मास को कांस्टेंट रखते हैं तो सबसे पहले यहां पर जो मीडियम दे रखा है वैक्यूम, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये मीडियम पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू डिपेंड करता ही नहीं है। तो अगर यहां पर अब एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो बॉडी है, एक बॉडी है 1 kg का और दूसरा बॉडी है उसका भी मास कितना है? 1 kg ही होगा। दूसरा बॉडी है उसका भी मास कितना होगा? 1 kg ही होगा, दे रखा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है दोनों बॉडी के बीच में होता है Gm1m2/r²। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो G और m1 की वैल्यू है कितना? 1, m2 का भी वैल्यू 1 है और डिस्टेंस कितना है? 1 का स्क्वायर है। तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो G के बराबर होगा, और आपको पता है कि G का जो वैल्यू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻11 के बराबर होता है। तो फोर्स का वैल्यू इतना 11 न्यूटन के बराबर होगा। तो यहां से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, और दिव्यांश का आंसर भी आ गया, दिव्यांश ने भी बता दिया और वनिशा ने भी बता दिया कि सर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? मेरे को आगे बढ़ना चाहिए? क्लियर है तो बताओ, डाउट है तो पूछ लो आप लोग। नेक्स्ट, yes, the relation between mass of the body and its weight is, मतलब कि बॉडी के मास और वेट के बीच में रिलेशन निकालना है। देखो, मैं वेट के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो ये मैं आपको बताया था कि अगर किसी भी बॉडी का वेट निकालना है, किसी भी बॉडी का वेट निकालना है, तो आप देखोगे कि उस बॉडी को अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा करके अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बॉडी को जितना फोर्स है अर्थ खींचेगा अपने ओर, जितना अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा उस बॉडी पर, वही फोर्स उस बॉडी का वेट होता है। तो अगर आप देखोगे तो वेट इज इक्वल टू हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू अर्थ। अर्थ के वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी का वेट होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, वेट को आप लोग W से डिनोट करते हो, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू अर्थ हो जाएगा बॉडी का मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहां पर एम क्या हो जाएगा? बॉडी का मास हो जाएगा, और ए के जगह पर आप क्या ले लोगे? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ हो जाएगा। तो यहां से W इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा? mg के बराबर होगा। तो यहां से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो सारे बच्चों का आंसर भी आ गया है कि सर W इज इक्वल टू mg होता है, आपने बता रखा है क्लास में। तो आई थिंक सारे बच्चों को क्लियर होगा। अगर क्लियर हो तो बोलो, अगर डाउट हो तो पूछ लो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा किसी कंसेप्ट में डाउट हो तो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निग्लेक्टिंग द रोटेशन ऑफ अर्थ, neglecting the rotation of the earth, if the suddenly the attractive power of the earth drops to zero, a man standing on the earth will। तो बेटा आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर यहां पर देखो, अगर अर्थ है, कोई भी बॉडी है, नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है इस पर, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बॉडी नीचे की ओर गिरता है।
लेकिन अगर सपोज ये मान लो आप कि अगर एक बॉडी है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा अर्थ की वजह से, तो बॉडी जहां पर था वहीं पर आ जाएगा, बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जहां पर था वहीं पर आ जाएगा। तो यहां पर क्या, वही चीज क्वेश्चन में पूछा है कि अगर एक अर्थ है, यहां पर एक आदमी यहां पर खड़ा है, ठीक है ना, आदमी अगर यहां पर खड़ा है, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 0 कर दिया जाए अर्थ के, तो आदमी वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। भले ही थोड़ा बहुत जो है एटमॉस्फेयर में गैसेस होने के वजह से थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि लगे कौन सा फोर्स, वो थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि लगे कौन सा, बायंसी फोर्स, लेकिन बायंसी फोर्स की भी वैल्यू इतनी नहीं होती है ताकि वो जो है उसको ऊपर उठा ले, क्योंकि ऊपर से फिर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो कि स्टैंड अनअफेक्टेड, स्टैंड अनअफेक्टेड। क्या मेरी बात क्लियर है दिव्यांश, वनीसा? ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन। यस, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए प्लैनेट ऑफ वॉल्यूम v एंड मास m has gravitational acceleration g on its surface. If it expands to the 8 times its original volume, what will be the acceleration due to gravity? तो बेटा अगर आप देखोगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मैंने फॉर्मूला अभी बता रखा है, जो अर्थ सरफेस पर होता है डेंसिटी के फॉर्म में, वो होता है 4/3 पाई जी आर रो। ये जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में आप डेंसिटी की जगह पर आप लिख सकते हो g इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर इंटू, ये डेंसिटी की जगह पर आप लिख सकते हो मास बाई वॉल्यूम। ये आपने डेंसिटी की जगह पर ले रखा है। अब कंसेप्ट समझना, अगर आपको वॉल्यूम कितना करना है, 8 टाइम्स करना, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम का फॉर्मूला यही हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला यही हो गया 4/3 पाई आर क्यू, सॉलिड स्फीयर है ना, तो इसका फॉर्मूला यही हो गया। अगर आपको इसको 8 टाइम्स करना है, 8 टाइम्स करना है, तो इसका मतलब कि रेडियस को आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। कितना टाइम्स करना पड़ेगा? 2 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के 8 टाइम्स होगा। तो अब अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर वॉल्यूम जो है अगर 8 टाइम्स हो जाए ओरिजिनल वॉल्यूम का, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 4/3 पाई जी, अब जो है आपको रेडियस 2r रखना है, क्योंकि वॉल्यूम आपने क्या कर लिया, 8 टाइम्स कर लिया, 2r, और ये आपका हो जाएगा मास, और वॉल्यूम के जगह पर आप क्या लिखोगे, 8v। आप क्या लिखोगे, 8v। तो इसकी जो वैल्यू होगी जी डैश इज इक्वल टू, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, तो आप कंप्लीटली इसको लिखो 1/4 इंटू 4/3 पाई जी आर रो, आप ऐसे लिखोगे। तो इसकी वैल्यू क्या है, जी है, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू g/4 के बराबर होगा। तो यहां से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जो फाइनली ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का जो वैल्यू होगा, जब बॉडी का वॉल्यूम, मतलब कि ये जो प्लैनेट का वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा, तो उस टाइम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू 1/4 हो जाएगा, मतलब g/4 के बराबर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है, या फिर मैं फिर से रिपीट कर दूं? दिव्यांश, वनीसा, यहां तक समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स मास m(s). तो देखो एक बात मैंने बताया है पहले भी और अभी भी मैं बता देता हूं। देखो एक अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस पर एक बॉडी रखा गया है जिसका मास स्मॉल m है। तो देखो किसी भी प्लैनेट के लिए जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है v = √gm/r²।
आर, कैपिटल आर। यहां पर जो है एम हो गया मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट, और ये हो जाएगा आर हो जाएगा रेडियस ऑफ प्लैनेट। इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ प्लैनेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ प्लैनेट। अब देखो यहां पर जो इसके वेलोसिटी की वैल्यू है ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है बॉडी के मास पर। तो इसका मतलब कि यहां पर आपसे पूछ रहा है कि इसके वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स मास एम एस, तो एम के पावर 0 होगा, क्योंकि जो इसके वेलोसिटी की वैल्यू है वो बॉडी के मास पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो उसके साथ कोई रिलेट नहीं होगा। ये आपका इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया √2gm/r। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? यस दिव्यांश, वनीसा, ठीक है बेटा, आगे मैं बढ़ता हूं। यस, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसके वेलोसिटी फ्रॉम ए प्लैनेट ऑफ मास एम एंड रेडियस आर विल बी। तो यहां से अभी कितने बार मैं बता चुका हूं आज के ही क्लास में कि इसके वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2gm/r, √2gm/r। तो यहां इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहां से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है और सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि जस्ट फॉर्मूला पूछा था यहां पर इसके वेलोसिटी का। यहां पर देखो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज it is closer to the earth, it revolves around the earth, it gets light from the sun. Here the escape velocity of the gas molecules is less than their root mean square velocity। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं समझाता हूं कैसे। देखो मैंने ये बोला था कि अगर कोई भी बॉडी को अगर इसके वेलोसिटी से फेंक दिया जाए, ठीक है ना, किसी भी बॉडी को अगर किसी प्लैनेट से उस प्लैनेट के इसके वेलोसिटी से फेंक दिया जाए तो प्लैनेट क्या, वो बॉडी जो है वापस उस प्लैनेट पर नहीं आएगा, वो कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी पर चला जाएगा। अब आपको पता है कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो उसमें जो है मिक्सर ऑफ गैसेज होते हैं, मतलब बहुत सारे गैसेज का मिश्रण होते हैं, और जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी गैस होते हैं, आपको पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हो तो रैंडम डायरेक्शन में वेरी हाई वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वेरी हाई वेलोसिटी से रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहां पर बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती है। मतलब मून के लिए जो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू होता है उस एस्केप वेलोसिटी से गैस मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर रुक ही नहीं पाते हैं गैस मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस पर मून के, इसलिए वो सब एस्केप हो जाते हैं। इसलिए मून के सरफेस पर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो यहां से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो 11 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि द एस्केप वेलोसिटी फॉर ए रॉकेट ऑन द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट ऑन द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इट्स वैल्यू ऑन द प्लैनेट वेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ट्वाइस दैट द अर्थ एंड द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ विल बी इन किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में ये बोला है बेटा कि अगर अर्थ सरफेस पर एक रॉकेट का जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसका प्लैनेट पर एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है। अगर प्लैनेट का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ट्वाइस है और डायमीटर भी ट्वाइस है, डायमीटर ट्वाइस है इसका मतलब कि रेडियस भी ट्वाइस है। तो अभी मैंने आप लोग को समझाया था कि जो फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी का इन द टर्म्स ऑफ रेडियस एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो इस तरीके से था। तो यहां से
जो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आएगा वो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी नॉट इंटू आर के बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने अर्थ के लिए लिख लिया। अब अगर अर्थ के लिए देखोगे तो अर्थ के लिए अगर लिखोगे इसके वेलोसिटी की वैल्यू तो अंडर रूट 2 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, ये इक्वेशन नंबर हो गया क्या फर्स्ट। और यहां पर क्या हो जाएगा इसके वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, तो यहां पर जो है 2gp इंटू आरपी, ये आपका हो गया प्लैनेट का इसके वेलोसिटी। अब मैं क्या करता हूं कि दोनों को डिवाइड में करता हूं, तो जब डिवाइड करोगे आप लोग तो v अपॉन वीपी अपॉन 2ge इंटू आर ई अपॉन 2 इंटू जीपी इंटू आरपी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहां पर इसकी वैल्यू है जी बाई जीपी, इसकी जो वैल्यू है ये जी बाई जीपी, इसकी वैल्यू देखो ये दोगुना है तो यहां पर कितना हो जाएगा, फाइनली मैं लिखता हूं v बाई वीपी इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई जीपी, मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है ट्वाइस है। ठीक है ना, तो यहां पर 1/2 लिखोगे और साथ में रेडियस भी ट्वाइस है, तो यहां से v का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर है। और वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर 1/2 आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इसके वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट हो जाएगा आपका 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा और ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, सी। यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा, या कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है the escape velocity from the earth's surface is 11 km per second if the radius of a planet is double to that of earth but average density is the same as the density of earth, then escape velocity from the planet would be। तो यहां पर escape velocity का वैल्यू दिया हुआ है अर्थ के लिए वो है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस क्वेश्चन में बोला है कि रेडियस ऑफ ए प्लैनेट, जो प्लैनेट का रेडियस है, जो प्लैनेट का रेडियस है वो डबल है किसके, अर्थ के, लेकिन एवरेज डेंसिटी की जो वैल्यू है वो कितना है, वो सेम है, तो इसके वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है मैंने अभी बताया था कि इसके वेलोसिटी के फॉर्म में जो फॉर्मूला आया था वो रेडियस था g इज इक्वल टू रेडियस इंटू 8/3 पाई जी रो था, यही फॉर्मूला था। तो अगर आप अर्थ के लिए लिखोगे यहां पर, तो यहां पर अर्थ के लिए लिखोगे तो g इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अंडर रूट 8/3 पाई जी, और ये मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ अर्थ हो गया। प्लैनेट के लिए लिखोगे तो रेडियस ऑफ प्लैनेट इंटू 8/3 पाई जी रेडियस ऑफ प्लैनेट हो गया। तो यहां से मैं क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो g बाई जी पी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में ये रेडियस ऑफ प्लैनेट होगा, ये डेंसिटी ऑफ प्लैनेट होगा, तो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट और डेंसिटी ऑफ अर्थ दोनों बराबर है, कैंसिल हो गया, पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो इसकी जो वैल्यू है, अच्छा सॉरी, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला है कंप्लीटली, ये आपका इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो यहां से आप लिख सकते हो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये जो है अर्थ के लिए हो गया और ये आपका जो है प्लैनेट के लिए हो गया। तो ये आपका यहां से Vp अपॉन V इज इक्वल टू, तो ये जो ये V इज इक्वल टू Vp, ये V का वैल्यू है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, और प्लैनेट का पर निकालना है इसके वेलोसिटी का वैल्यू, और जो अर्थ का रेडियस है वो रेडियस ऑफ ए प्लैनेट इज डबल टू द अर्थ, तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो ये जो है जो इसके वेलोसिटी का वैल्यू होगा प्लैनेट के लिए वो कितना हो जाएगा, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 22 किलोमीटर पर सेकेंड, 22 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, 22 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या मेरी बात क्लियर है, समझ में आया यहां तक?
तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग प्रीवियस में भी कर चुके थे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वेयर गिवन बाय। तो सिंपल सी बात है कि केपलर्स ने दिया था, केपलर्स का तीनों लॉ, मतलब जो 3 लॉ दिए थे, 3 लॉज दिए थे केपलर्स ने प्लैनेट के मोशन के बारे में। ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था और देखा था, ठीक है। तो यहां तक आपको मेरी बात क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था केपलर्स के तीनों लॉ, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है। और ये सब तीनों हमने डिस्कस किया था, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ और केपलर्स थर्ड लॉ करके तीनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आई थिंक मेरी बात क्लियर हो चुकी होगी। यस दिव्यांश, वनीसा, तीनों लॉ मैंने डिस्कस किया था, केपलर्स फर्स्ट लॉ और केपलर्स सेकेंड लॉ और केपलर्स थर्ड लॉ। तो इसमें से केवल आपसे यही पूछ रखा है कि 3 लॉज प्लैनेटरी मोशन का किसने दिया था? केपलर्स ने। क्या मेरी बात क्लियर है वनीसा, दिव्यांश? तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। और जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा कि अगला डिस्कशन कब होने वाला है। और हम लोग जो है एनटीएससी और एसएमटी के लिए अलग से भी बैच चलाते हैं और साथ साथ जेईई नीट का भी प्रिपरेशन कराते हैं बहुत ही कम प्राइस में। तो आप लोग जरूर एक बार इंक्वायरी करिए और जुड़िए हम लोगों के साथ, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से बूस्टअप हो सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। YouTube